बच्चे पैदा करने की हमारे में क्षमता है, मगर नाम रखने की क्षमता हमारे समाज में नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, जवान बनाते हैं, उनकी शादी की भी उनकी इजाजत के बिना हमें करने का अधिकार नहीं है। पैसा कमाकर खून पसीने की कमाई से मकान बनाने का हमें अधिकार है। संविधान के अनुसार आज भी मकान बनाने के बाद उसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं। ये हालात होते हुए क्या हम कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? साथियों, जिस तरह से विषय आजादी का है और आजादी का विषय है, और यहाँ विषय में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी नहीं थी। वो तो आर्य ब्राह्मणों के अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उनकी अपनी लड़ाई और अपनी आजादी थी। तो इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले तो हमें दिल और दिमाग दोनों से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग आजाद नहीं हैं, क्योंकि आजाद और गुलाम में अंतर ही हमारे लोगों को शायद समझ में नहीं आता। गुलाम किसको कहा जाता है? जिसका कोई मालिक होता है। बिना मालिक के तो कोई गुलाम हो ही नहीं सकता। गुलाम वो होता है जिसके जीवन के सारे निर्णय मालिक लेता हो। गुलाम को अपने जीवन का कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। उसके सारे जीवन के फैसले उसका मालिक लेता है। तो हम गुलाम हैं, ये स्वीकार करने से पहले थोड़ा ये भी सोच लेना चाहिए, क्या हम वास्तव में गुलाम हैं या ये वामसेवक वालों के कहने से गुलाम हैं? थोड़ा विचार करने वाली बात है। हाँ, हम कुछ लोग हो सकता है कि इस विचारधारा से बाहर हों, हो सकता है कि कुछ लोग मानसिक रूप से आजाद हो गए हों, लेकिन हम कुछ लोग जो मानसिक रूप से आजाद हो चुके हैं, वे भी तब तक आजाद नहीं है जब तक हमारा समाज गुलाम है। पूरा समाज गुलाम है और हम इक्के दुक्के अगर आजाद हो भी गए, अगर हमने सोच भी लिया कि हमने इस ब्राह्मणी व्यवस्था को नकार दिया है, हमने इस सिस्टम को नकार दिया है, हम इसके गुलाम नहीं हैं, हम इस विचारधारा को नहीं मानते, तो क्या इससे मसला हल होने वाला है? इसलिए हम गुलाम हैं, इसके लिए हमें कहीं न कहीं अपने जीवन में ढूंढना होगा। जिस तरीके से वामसेवक संगठन के कार्यकर्ता बार बार लोगों को बताते हैं कि बच्चे पैदा हम करते हैं लेकिन नाम हम नहीं रख सकते। बच्चे पैदा हम करते हैं, बच्चे पैदा करने की हमारे में क्षमता है, मगर नाम रखने की क्षमता हमारे समाज में नहीं है। वो ब्राह्मण को बुला करके कहता है कि इसका नाम क्या रखा जाए, वो तय करता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और वो क्या तय करता है, इसका एक राजस्थान का उदाहरण देता हूं। 4 पीढ़ी में नाम है। दादा का नाम है पूंजा। पूंजा बोलते हैं हिंदी में कचरे का जो ढेर होता है, कचरे का ढेर होता है, उसको पूंजा बोलते हैं। उसके बेटे का नाम है धूड़ा, यानी मिट्टी, और उसके बेटे का नाम है ढगड़ा, जो मिट्टी से बना होता है ठेला, उसको बोलते हैं ढगड़ा। और उसके लास्ट पोते का जो वर्तमान में है, उसका नाम है गोबर राम। साला पूंजे से गोबर बना दिया, फिर भी नाम उसी से रखवाया। गोबर बनने के लिए भी वो उसी के पास जाता है। हमें हमारे बच्चों का नाम देने का अधिकार नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, जवान बनाते हैं, उनकी शादी की भी उनकी इजाजत के बिना हमें करने का अधिकार नहीं है।
पैसा कमाकर खून पसीने की कमाई से मकान बनाने का हमें अधिकार है, संविधान के अनुसार आज भी मकान बनाने के बाद उसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं। प्रवेश के लिए वो कहेगा तभी होगा, उसके ही द्वारा होगा। चलो ये आम बात हो गई। मैं आज की बात करता हूं, आजाद जिसको कहा जाता है कि आजाद भारत। आजाद भारत में हमें क्या अधिकार है, हमारे जीवन के फैसले लेने का क्या अधिकार है। आजाद भारत में हमारे समाज के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मुख्यमंत्री का मतलब होता है, पहले की भाषा में चाहे तो राजा। हमारे लोग राजा बन गए। क्या उन राजाओं को फैसले लेने का अधिकार है? क्या वे राजा जो मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में, SC ST OBC के 75% मुख्यमंत्री हैं, 75% मुख्यमंत्रियों को क्या अपने से अपनी सरकार का या चलाने का निर्णय लेने का अधिकार है, या फिर वो आला कमान का गुलाम है? वो अपने हाईकमान के निर्देश से चलने वाला है। उसको उसका हाईकमान आला कमान चलाएगा, वैसे चलेगा। वो राजा बन गया, राजा बनने के बाद भी उसको कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। और भूल से कभी उसने ये समझते हुए कि मैं स्वतंत्र भी हूं और राजा हूं, मुझे फैसला लेने का अधिकार है, और अगर उसने कोई फैसला ले लिया तो वो अगले ही दिन तुरंत कुर्सी से हटा करके बुला लिया जाएगा, इधर इधर जरूरत नहीं है तुम्हारी, इधर। ये हालात होते हुए क्या हम कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? हमारे समाज में IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर्स है, क्लर्क है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हो गए, बहुत हो गए। क्या उनमें से किसी भी व्यक्ति को अपने से फैसला लेने का कोई अधिकार है? दुनिया में जो अधिकार वंचित लोग होते हैं उन्हीं लोगों को गुलाम कहा जाता है। गुलाम की कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। गुलाम के कोई सिंह नहीं होते, गुलाम के कोई चार कान नहीं होते। गुलाम का अर्थ है जिसको किसी प्रकार का कोई अधिकार ना हो, अधिकार वंचित, और जिसके जीवन के सारे फैसले उसका मालिक लेता हो। हमारा किसान पूरे वर्ष मेहनत करके खून पसीने में, कितनी भी गर्मी में, कैसे भी, कितनी भी मेहनत, कड़ी मेहनत करके फसल पैदा करता है, और उस फसल को पैदा करने के बाद उस अनाज की कीमत निर्धारित करने का अधिकार उसको नहीं है। बनिए की फैक्ट्री में जो माल बनता है, उस माल के लिए क्या वो कभी आपको बुलाता है कि आ जाओ भाई 2 आदमी आकर इसका रेट तय करो, ये इतना मेरा खर्चा हुआ, इतना लेबर लगा, इतना कच्चा माल लगा, इतना वो लगा, जरा रेट बताओ तो इसकी। जब हमारे खेत में अनाज पक जाता है और जब वो बोरियों में भरा जाता है तो उससे पहले वो रेट निर्धारित करता है कि ये बात होती। कहां है आजादी? इसलिए सबसे पहले इस आजादी के आंदोलन को जो उन्होंने चलाया और आजादी हासिल की, और जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने चलाया और उसी आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको समझने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। हम लोग गुलाम हैं, तो क्या कभी हमारे लोगों ने आजादी के लिए कभी प्रयास नहीं किया? और 15 अगस्त 1947 को एक जो अफवाह पूरे देश भर में खड़ी हुई और आज तक वो अफवाह बनी हुई है कि देश आजाद हो गया, ये आखिर मसला क्या है? भारत क्या अंग्रेजों के आने के बाद गुलाम हुआ या भारत पहले गुलाम है? भारत आज से करीबन 5000 वर्ष पहले से गुलाम है। इस देश का इतिहास कहता है कि इस देश में सबसे पहले आर्य लोग आए, यूरेशियन, और उन्होंने आक्रमण करके इस देश को गुलाम बनाया।
उसके बाद हुन आए, कुषाण आए, डच आए, पल्लव आए, फ्रांस आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कई आए और चले गए। कईयों का इतिहास में पढ़ने को मिलता और उनका एक समय निर्धारित है कि इतने इतने में आए थे, इतने इतने में गए। आर्यों का आने का इतिहास है, जाने का कहीं नहीं है। सभी लोग आए और चले गए। अच्छा, जो आर्य पहले आए उसके बाद में जो लोग आए उन्होंने भी तो भारत को गुलाम बनाया। अगर 1857 में ब्राह्मणों को इस देश की आजादी का पहली बार होश आया कि इस देश को आजाद करना चाहिए, गुलाम है, इस देश को आजाद होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को आजादी का कार्यक्रम चलाना चाहिए, अगर ये ब्राह्मणों के दिमाग में 1857 में आया तो क्या पहले ये देश किसी का गुलाम नहीं था? ये देश विदेशी मुगलों का तकरीबन, अगर मोटा मोटे तौर पे देखा जाए तो एक 900 से 1000 साल तक गुलाम, 900 वर्षों तक मुगलों ने इस देश पर शासन चलाया। कभी भी किसी ब्राह्मण के बच्चे ने आजादी के आंदोलन की बात नहीं की, कभी भी उसने इस देश की या अपनी आजादी के बारे में कभी भी कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। अचानक 1857 में क्या समस्या पैदा हो गई कि उनको आजादी के बारे में चर्चा करने की नौबत आई। बहुत समझने का मामला है, क्योंकि आर्यों के आने के बाद में जितने भी आए, हुन, कुषाण, पल्लव, डच या मुगल, फ्रांस जो भी आए, उन तमाम लोगों ने आर्यों के साथ पैक्ट करके इस देश पर शासन चलाया। पहले समझौता किया। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर मुगल भारत में आए और मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया। जब गुलाम बनाया तो उन्होंने जिस तरीके से भारत की परंपरा आर्य ब्राह्मणों ने डाली थी कि राजा की और गुलामों की पहचान अलग होनी चाहिए, जो राजा है, शासक है, उसकी पहचान अलग होनी चाहिए, जो गुलाम है, प्रजा है, उसकी अलग होनी चाहिए। आर्य, जो राजा है वो आर्य है, जो प्रजा है वो अनार्य है, जो राजा है वो शूर है, जो प्रजा है वो असुर है, जो राजा है वो देव है, जो प्रजा है वो दानव है, दैत्य है, राक्षस है। ये नाम है, उस समय से राजा और प्रजा के डिफरेंट नाम है। जब भारत में मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने कहा ये पुरानी पहचान है, ये हमें नहीं चाहिए, हम नई पहचान देंगे, हम हमारी प्रजा का नया नाम देंगे, जो गुलाम प्रजा है इसका नाम नया रखेंगे। उन्होंने इस प्रजा का नया नाम रखा हिंदू। मुगल राजा है, शासक है, और हिंदू प्रजा है। अब ब्राह्मण क्या कहता है? वो गुलाम लोगों के ऊपर जब वो टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, जिसका नाम जजिया कर है, जजिया कर जब मुगलों ने लागू किया भारत की प्रजा पर, तो ब्राह्मणों ने जाकर के मुगलों से कहा ये हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता। मुगलों ने बोला क्यों नहीं हो सकता, तुम भी प्रजा हो। वो बोले हम प्रजा नहीं है, हम भी राजा हैं, आपके आने से पहले आए हुए हैं हम, इसलिए हम भी आपकी तरह ही हैं और हम जजिया कर नहीं देंगे, क्योंकि हम प्रजा नहीं हैं, हम भी विदेशी हैं, आपसे पहले आए हुए हैं। उस समय मुगलों के साथ में पैक्ट करके उन्होंने लंबे समय तक राज चलाया, कभी भी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी विदेशी आया और उसने ब्राह्मणों के साथ में पैक्ट क्या किया, और कोई पैक्ट नहीं किया, एक ही पैक्ट किया, लूटो खसोटो कुछ भी करो, इनके साथ अत्याचार करो, अन्याय करो, जो मर्जी पड़े वो करो, लेकिन हमारी ब्राह्मणों की शर्त सिर्फ ये है कि हमने जो व्यवस्था इनके ऊपर थोपी हुई है, इस व्यवस्था को छेड़छाड़ मत करना। ये जो सिस्टम हमने इनके ऊपर डाला हुआ है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये इस सिस्टम को मत छेड़ना, बाकी तुम जो मर्जी करो, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उन लोगों ने इस व्यवस्था को नहीं छेड़ा, उनका चलता रहा। लेकिन इस देश के अंदर
गुलाम प्रजा ने बार बार कई बार ऐसे क्रांतिकारी वीरों को जन्म दिया और उन्होंने समय समय पर अपनी यानी इस देश की मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी का आंदोलन चलाया। कुछ आंदोलन सफल हुए, कुछ आंदोलन नहीं सफल हुए, मगर चले, आंदोलन निरंतर चले। बुद्धा के बाद जो प्रतिक्रांति हुई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और मौर्य साम्राज्य का अंत किया गया, उसके बाद में इस देश में फिर से एक क्रांति हुई जिसे हम संतों का आंदोलन कहते हैं, संतों की क्रांति कहते हैं। ये संतों की क्रांति हमारे आजादी की क्रांति थी, क्योंकि उस समय भारत में आजादी नाम का शब्द जो है वो ज्यादा प्रचलन में नहीं था और एक दूसरा शब्द ज्यादा प्रचलन में था, वो शब्द था मुक्ति। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सभी गुरुओं ने मुक्ति का आंदोलन चलाया। मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति इस व्यवस्था से चाहिए, मुक्ति इस मानसिक गुलामी से चाहिए, मुक्ति उस भय से चाहिए जो ब्राह्मणों ने स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा देवी देवता भगवान और भय के तौर पर जो डाली गई है, उससे मुक्ति चाहिए, उससे मुक्ति चाहिए। तो उन्होंने उस समय जो शब्द चलाया, उस शब्द का भी अर्थ आजादी है। उनका आंदोलन आजादी का आंदोलन था और उसी आंदोलन की बदौलत इस देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जैसे और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे क्रांतिकारी आजादी हासिल करने वाले वीर पैदा हुए। आज पंजाब के कार्यक्रम में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आज पगड़ी वाले लोग ज्यादा हैं। अभी थोड़े कम होते हैं या ज्यादा हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अब पंजाब हो सकता है किसी न किसी तरीके से कह पाता है, जब भी इस देश में कोई क्रांति हुई है तो पंजाब का उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। चाहे वो रविदास जी की क्रांति का कर्म भूमि रही हो, चाहे बाबा साहब की रही हो, चाहे कांसीराम जी की रही हो। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी का जो आंदोलन है वो हथियारबंद आंदोलन है हमारी आजादी का, हमारी मुक्ति का। उन्होंने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लोग शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र के अधिकार से वंचित थे, उन लोगों को